हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग क्लास 10th के टॉपिक के हिसाब से देख रहे हैं। क्लास 10th में आप एक चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें एक छोटा सा बीच में टॉपिक आता है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखता हूं कि काफी सारे बच्चों को क्लास 10th लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड आइसोमर है कि कौन सा कंपाउंड आइसोमर नहीं है। आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको आइसोमेरिज्म में कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए हमारा आज का टॉपिक आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो बच्चे यहां पर बने हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ये A1 है और ये हमारे पास A2 है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दोनों की शक्ल आपको एक जैसी दिख रही होगी। ये हमारे पास जो भाई है और ये हमारे पास जो भाई है, दोनों की शक्लें एक जैसी दिख रही होंगी। आइसोमर्स और आइसोमरिज्म में होता क्या है कि दो कंपाउंड जो है आपको एक जैसे ही दिखते हैं, बट उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो स्क्रीन मैंने ऐसी कुछ बनाई हुई आप देख रहे होंगे, जिससे आइसोमर्स की थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लग जाए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल भी देखते हैं कि टॉपिक में किस तरीके से आइसोमरिज्म क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोमरिज्म की, ठीक है ना, कि आइसोमरिज्म होती क्या है। होता क्या कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियल बहुत ही कम थे। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई, साइंस ने ग्रोथ किया, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हो गए। और कई बार हमने ये भी देखा कि एक कंपाउंड जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे सपोज कर लो हमने C2H5OH लिया, एल्कोहल, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बेसिक देखें तो C2H6O है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया CH3O, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो यही है। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। मतलब अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखें, मोलिकुलर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब होता है कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं, कंबाइन करके मोलिकुल्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कार्बन 2 है, H6 है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो टोटल ये एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन करके एक मोलिकुलर फॉर्मूला बना रहे हैं। ये हमारे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है और एक ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। मतलब आप देखेंगे यहां पर हमारे पास एल्कोहल है। जिन लोगों ने अभी आईपीसी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि एल्कोहल क्या होता है, जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये एल्कोहल है और ये हमारे पास ईथर ग्रुप है। कौन सा है, ईथर ग्रुप है। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप देखेंगे अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यही कंपाउंड जो है आपस में क्या हो जाते हैं, आइसोमर्स हो जाते हैं। और इस फिनोमिना को ही हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। मतलब क्या है कि जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लगे, आपको दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिखेंगे, बट दोनों के स्ट्रक्चर अलग होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो सिंपल सी बात हमें क्या समझ आई है कि एक कंपाउंड के, एक कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उससे हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ये कंपाउंड 1 बन गया, 2 बन गया। इस तरीके से एक एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से कई सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कई सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो हम चलिए इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है आइसोमरिज्म की। तो हम लोग ये बताते हैं, ये बोलते हैं कि when two or more than two when two or more than two compounds having same molecular formula but different structural फॉर्मूला। अगर हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे तो यहां पर आपको 3D फॉर्मूला भी चेंज मिलेगा। 3D फॉर्मूला मतलब होता है एटम्स का जो ओरिएंटेशन होता है, कि एटम्स किस तरीके से 3D में DL करके, अभी अब मतलब आगे के आते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी, मिरर में अलग इमेज आता है, बट वो हायर अब 11th 12th की बात होती है। तो अभी मैं यहां लिख दे रहा हूं केवल 3D फॉर्मूला,
ठीक है ना। तो जब हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि हमारे पास क्या है कि एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर आ गए। तो यहीं पर हम लोग डेफिनेशन भी देखते हैं क्या, कि जब हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं या उनके अलग अलग स्ट्रक्चर आ सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स। CH3CH2H एंड CH3OCH3। तो वही डेफिनेशन में हमने बताया कि व्हेन टू, यहां पर दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, इवन हजारों स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से। व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग, यहां पर आप एक ये कंपाउंड देखिए, एक ये देखिए बेटा, ठीक है ना, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला या 3D फार्मूला। अभी 3D तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो हम 3D पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे किसके, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जैसा कि हमने यहां दिखाया कि हमारे पास C2H6O है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इससे दो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर या कंपाउंड आ रहे हैं। तो when two or more than two compounds having same molecular formula but different structure formula or 3D formula are called isomers। इनको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स। एंड जो फिनोमिना होगी, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। बात क्लियर हो रही है क्या बेटा। ये जो प्रोसेस है या ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस फिनोमिना का, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया है, आइसोमरिज्म। और जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये दूसरा स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आइसोमर्स है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो बहुत पहले जो मेन बात है वो समझिए कि कभी भी आइसोमर्स की बात की जाए, कहीं भी बात की जाए, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने कार्बन इधर हो उतने कार्बन इधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन एटम हो उतने हाइड्रोजन एटम हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी एटम इन्वॉल्व हो उसके कंपाउंड्स में उनके एटम्स हमेशा सेम होने चाहिए। मतलब दोनों, तीनों, चारों, कितने भी स्ट्रक्चर हो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखेंगे आइसोमर्स बनाते समय या आइसोमर्स लिखते समय या आइसोमर्स पहचानते समय दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली डेफिनेशन की, कि हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां पर, कि जब भी क्या होगा, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला और 3D फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द प्रोसेस और फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। अब हम लोग अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो अगर हम आइसोमरिज्म को देखते हैं, काफी बड़ा टॉपिक है ये हमारा जो आइसोमरिज्म है, ये काफी बड़ा टॉपिक है। इसको जनरली हम लोग दो पार्ट में देखते हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट में देखते हैं, दो पार्ट में देखते हैं। एक तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। कौन सा आता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो में कन्फर्मर है, कॉन्फ़िगरेशनल है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है। ज्योमेट्रिकल के भी पार्ट है, सिस ट्रांस है, सिन एंटी है, ईजेड है। ऑप्टिकल में आएंगे तो वहां पर तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑप्टिकल में मेसो कंपाउंड देखेंगे, कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरलिटी देखेंगे, अनसिमेट्रिकल, पीओएस, सीओएस, बहुत कुछ मतलब हमको देखने को मिलता है। बट ये वाला टॉपिक अभी हम लोग जो है अपने क्लास 10th में नहीं देखते हैं, तो इस वाले टॉपिक को तो अभी हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है हमारे सिलेबस में भी इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इस पे बात की गई है। अगर हम इसको देखें तो इसके जनरली पार्ट हमको क्या देखने को मिलते हैं, एक होता हमारे पास चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म पहला कौन सा है, चेन आइसोमरिज्म है। एंड सेकेंड इज पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमरिज्म। एंड थर्ड इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। एंड फोर्थ अगर हम फोर्थ की बात कर लेते हैं तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मेटामर, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं अभी है, मेटामर नहीं है, टाटोमर नहीं है, इसके ठीक बाद आएगा टाटोमर नहीं है, रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर भी हमारे पार्ट में नहीं, यानी हम लोग किसको डील करने वाले हैं अभी, हम लोग चेन, पोजीशन और
फंक्शनल को ही डील करने वाले हैं। मैं बता दूं ये हम लोग काफी बाद में पढ़ते हैं, मतलब आइसोमरेज हमारा लेक्चर नंबर 7 होता है। इससे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप जान लेते हैं, आईपीसी नेमिंग जान लेते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं आ रही तो पहले आप इन चीजों को क्लियर करें, उसके बाद ही आइसोमरेज का टॉपिक देखें, तभी आपको चीजें ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो आइसोमरेज को हम लोग देखते हैं जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो, ठीक है ना। स्टीरियो के कितने पार्ट्स हैं? दो। कॉन्फ़िगरेशन पर हम उस वाले पार्ट में जा ही नहीं रहे, कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मर क्या होते हैं उस वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं, स्ट्रक्चरल पे आते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में अगर हम देखते हैं तो जैसा नाम से ही पता आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, तो इसमें क्या होता है, व्हेन टू आर मोर देन, ये लाइन कॉमन रहने वाली है, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर उनका स्ट्रक्चर बदल जाए, एटम्स की पोजीशन बदल जाए, ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये दो कंपाउंड्स के या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में देख सकते हैं। इसमें हम लोग चेन आइसोमरेज देखने वाले हैं, पोजीशन आइसोमरेज और फंक्शनल आइसोमरेज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज की, ठीक है ना। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले जो हमारा सिलेबस में है वो है क्या, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरेज क्या है, जैसा हमने बताया कि व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड, लिख दूं क्या मैं यहां पर, चलो लिख देता हूं, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड, सेम लाइन है वही बेटा, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural formula। क्या होगा, कंपाउंड का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। इसका जनरल नेम होता है बेटा एन ब्यूटेन। अब ये कॉमन नेमिंग है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। या आईपीसी नेमिंग, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, आपको नहीं आता तो आप उसके लेक्चर पहले देख लीजिए कि कॉमन नेमिंग क्या होती है, आईपीसी नेमिंग क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके बाद ये चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो ये हमारे पास एन ब्यूटेन और ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों कंपाउंड का अगर हम गौर से देखें तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा, C4H10, ठीक है ना, C4H10। अब इस कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हुए हैं, जबकि इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 कार्बन तो हमारे पास स्ट्रेट चेन में है और एक कार्बन ब्रांचिंग में है। एक कार्बन चेन जो है लगी हुई है ब्रांच के फॉर्म में, साइड चेन के फॉर्म में। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर देखें, क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर अलग है तो हम दोनों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्या है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपने क्या नोटिस किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात नोट करने वाली थी वो ये थी कि दोनों ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। उसको हम लोग, और कॉमन बात क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट की। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे अलग अलग, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब हमारे पास है पहला पार्ट कौन सा है, चेन आइसोमरेज, ठीक है। चेन आइसोमरेज, देखो डेफिनेशन में फिर से बात करूं अगर, तो डेफिनेशन बेटा क्या आने वाली है, डेफिनेशन फिर से वही आने वाली, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतनी लाइन कॉमन है, उसके आगे अगर हम बात करें, उसके आगे की बात करें तो यहां पर आएगा बट, वो लाइन कॉमन है, पीछे से बार बार देख सकते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन, या मेन चेन जो होगी हमारे पास उसमें। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल अगर बात की, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन।
अगर कार्बन चेन जो हमने पेरेंट कार्बन चेन ली है, मेन चेन ली है, उसमें कार्बन एटम कम ज्यादा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, और उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म। याद रखिए, आइसोमरिज्म फिनोमिना प्रोसेस है, और जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी C4H10 का, अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, फिर से मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं N ब्यूटेन। जब स्ट्रेट चेन लिखी जाती है उसके लिए हम लोग N लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। और इसी को मैं अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं, CH3 CH CH3, उम्मीद करते हैं आपने बॉन्डिंग भी पढ़ रखी होगी। मैं पहले से बता चुका हूं कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आईपीसी, कॉमन नेमिंग, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ ही साथ हम लोग इसके एलोट्रॉप्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ठीक है ना। तो आप यहां देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कितने देखने को मिलेंगे, यहां पर कार्बन एटम हमारे पास टोटल 4 है। कितने हैं यहाँ पर, पेरेंट कार्बन चेन में टोटल 4 कार्बन है, जबकि यहां देखेंगे तो 1 2 3 है। टोटल कार्बन एटम पेरेंट चेन में 3 है, और एक कार्बन हमारा जो है वो साइड चेन में आ गया है। तो जब कार्बन एटम कार्बन चेन जो पेरेंट कार्बन चेन होती है उसमें बदल जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ये कंपाउंड आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं, चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये तो बात हमने किसकी की है, चेन आइसोमेरिज्म की बात की है। ठीक है। इसी में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो मैंने ये एग्जांपल लिया कि चलिए बताइए CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CH3, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा के आंसर बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन चलो देते हैं, इसी पर आंसर बताएंगे। इसका पहले का क्या रहा, ये क्या है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। और ये तो सेम ही हो रहा है मुझे लगता है, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, CH3। थर्ड इज, ये हमारे पास हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3, दिस इज 3, एंड CH3 CH2 CH2 CH3। फोर्थ एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। चलिए, ये हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, और हमको क्या करना है, इसमें रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या, कौन सी आइसोमरिज्म होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कंपाउंड में उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके दोनों में रिलेशन निकाल लिया होगा। तो यहां पर टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3। क्या टोटल कार्बन एटम 3 है। यहां पर देखें 1 2 3 4, यहां पर टोटल कार्बन एटम 4 है। क्या कार्बन एटम कार्बन चेन में डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कौन सा रिलेशन आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं काफी लोगों का आंसर आपका चेन आइसोमेरिज्म आया होगा, क्योंकि कार्बन एटम अलग अलग है। और जिन लोगों का बेटा, जिन बच्चों का आंसर चेन आइसोमेरिज्म आ रहा है, तो मैं बता दूं आपका आंसर गलत है। आपका आंसर गलत है, यही समझना है। यही मैं कह रहा था कि बेटा बेसिक क्लियर कर लीजिए। भाई आपने कार्बन एटम तो देख लिए कि अलग अलग है, पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन अलग है, लेकिन सबसे जो बेसिक बात थी, जो बेसिक रूल है, वो आपने मिस कर दिया। वो बेसिक रूल क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C3H8 अलग है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। C4H10 मतलब कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन एटम मिलकर वो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। जबकि रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, इसलिए ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं है। सेकेंड इज, क्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है।
फिर से यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, हम समझ गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 1 2 3 और एक हमारे पास यहाँ पर साइड चेन लगा हुआ है CH3, 1 2 3 4, टोटल इसमें भी 4 कार्बन है विद ब्रांचिंग, टोटल इसमें भी 4 कार्बन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, क्या C4H10 है? यस ऑफ कोर्स है, दोनों का ही C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 4। इसका मतलब कार्बन एटम कार्बन चेन में बदल रहे हैं। अगर बदल रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कार्बन एटम कार्बन चेन में डिफरेंट होने चाहिए, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? चेन आइसोमर्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास कार्बन चेन साइड के चेन के फॉर्म में लगी हुई है। यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और ये एक हमारे पास कार्बन चेन है। क्या कार्बन एटम सेम है? 5 है, एक साइड चेन है, 5 है, एक साइड चेन। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको यहां पर सेम देखने को मिलने वाला है। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दे रहे हैं? बहुत ही बेसिक सी बात है बेटा, बहुत ही बेसिक सी बात है। आपको पता होगा जो एल्केन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2, तो जितने कार्बन है उससे 2 टाइम्स में +2 ऐड कर दो, 2 ज्यादा हो जाएंगे। C6H14, 6 से दूनी बेटा 2 टाइम्स करोगे तो 12 हो जाएगा और 2 ऐड करोगे 14 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। मैं कार्बन एटम देखता हूं उसके हिसाब से क्या कर रहा हूं बेटा, H ऐड करके आंसर लिख दे रहा हूं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपने प्रैक्टिस किया होगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन उनके जनरल फार्मूले भी आपने पढ़े होंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आ रही है इन दोनों में रिलेशन क्या है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि कार्बन चेन में जो पेरेंट कार्बन चेन है, जो मेन चेन है, उसमें तो कार्बन एटम बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बराबर है, कार्बन चेन भी बराबर है। तो फिर ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। ये आपस में चेन आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि चेन आइसोमर कहती है बेटा, चेन आइसोमर फिनोमेना क्या कहती है कि चेन आइसोमर्स वो होंगे जिसमें कार्बन चेन बदलनी चाहिए, पर यहां तो कार्बन चेन बदली नहीं। 5 कार्बन इधर भी है, 5 कार्बन इधर भी, तो दोनों तरफ बराबर है, बराबर है तो बदलेगी नहीं। तो फिर अच्छा, ये अगर गौर से देखें तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिखा रहे हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो साइड चेन लगी है, क्या ये सेकेंड कार्बन पर है? और ये वाली जो सेकेंड ये चेन लगी हुई है बेटा, मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, क्या थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है? तो ये पोजीशन बदल रही है, यहां पर बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। चेन समझ गए क्या होता है? चेन आइसोमर्स में कार्बन चेन बदलती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिर उसके बाद में कार्बन चेन बदल जाए, कार्बन नंबर एटम जो है वो बदल जाए पेरेंट्स कार्बन चेन में, तो वो चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है ना? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पोजीशन आइसोमर्स का ये एग्जांपल जैसे मैंने दिखा दिया अभी आपको कि कैसे पहचानेंगे पोजीशन है। तो पोजीशन आइसोमर में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, साइड चेन हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर उसकी कार्बन चेन में पोजीशन बदल रही है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कंपाउंड जो है आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो जाते हैं। कौन से आइसोमर्स हो जाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या बेटा? सेकंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है ना? डेफिनेशन आपको मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वो वाली लाइन तो हम लोग कॉमन बोलेंगे क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं। When 2 or more than 2 compound having same molecular formula, but अब कहानी शुरू होती है यहां से। बट क्या होगा बेटा? एनी फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास में, एनी फंक्शनल ग्रुप कॉमा सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो
कोई भी हमारे पास साइड चेन हो या फिर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर हम लोग क्या लिख देंगे, और मल्टीपल बॉन्ड्स हो बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास इनमें से भी किसी की भी फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की, साइड चेन की, या किसी भी मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जानते हो ना भाई, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो सभी लोग पढ़े होंगे भाई, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा। बट एनी फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन या मल्टीपल बॉन्ड हैव different position in कार्बन चेन, ठीक है ना। अगर कार्बन चेन जो हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है उसमें अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड की, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, एंड प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस को बोलेंगे पोजीशन आइसोमरेज। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लो मैंने पहले एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2, यहां पर लगा दिया Cl, ठीक है ना। और फिर मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया CH3 CH Cl CH3। अब अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन चेन में 1 2 3 इस Cl की पोजीशन क्या है, आप देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन में इसकी पोजीशन फर्स्ट है, और नाउ सेकेंड इज 1 2 3। अगर इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं तो इस कंपाउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस Cl की जो पोजीशन है वो सेकेंड कार्बन पे। पहला क्या चेक करना है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप देखेंगे C3H7 एंड Cl है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, C3H7Cl, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। पहला भाई रूल यही है, आपको आइसोमर्स चेक करते समय ये चेक कर लेना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। हालांकि क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है, बहुत कम पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में, हम वो बताएंगे भी कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें क्लास 10th में। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या सेम है। क्या Cl जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जो Cl हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे, ऑफ कोर्स बेटा पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। जैसे मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, सेकेंड एग्जांपल हमने ले लिया कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, और सेकेंड एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2, यहां कर देते हैं CH3, यहां से हम लोग एक H को कम करके यहां लगा देते हैं OH। चलिए ये H हमारे पास 2 नहीं है, हमको बताना है कि क्या ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं या किस टाइप की आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं। चेक कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4, यहां पर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4। तो मुझे लगता है क्लियर है कि यहां पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H10O है, दोनों का ही आप चेक कर सकते हो, C4H10O है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कोई ना कोई आइसोमरिज्म जरूर होगी, कौन सी आइसोमरिज्म में प्रेजेंट है ये चेक करना है। यहां पर OH की पोजीशन देखो जरा किस नंबर पे है, यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पर OH की पोजीशन कितने नंबर पे है, 2 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, कार्बन एटम पेरेंट कार्बन एटम बराबर है, तो कौन सी आइसोमरिज्म हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगी। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, कार्बन चेन सेम रहती है, पेरेंट कार्बन एटम सेम रहते हैं, केबल और केबल क्या चेंज होता है, जिस किसी भी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन जो भी उसमें प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स है, उनकी पोजीशन चेंज होती है तो वो हो जाते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स के। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि चलिए बताइए इन दोनों में कौन सी आइसोमरिज्म बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन लिख लेना है और वीडियो पॉज करके पहले आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। फिर आप बाद में आंसर मैच करेंगे कि क्या आंसर हमारा जो निकला हुआ है वो सही है कि नहीं है, ठीक है।
सभी लोग, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन के आंसर सामने लिखिए, फिर मैच कराइए कितने लोगों के आंसर सही है, और प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके आंसर कितने और कहां तक सही थे, ठीक है ना, और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे थे वीडियो को देखने से पहले जो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, तो ये हम सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके और बताएंगे कि इन दोनों में जो भी हम कंपाउंड्स लिख रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है और ये आपस में कौन सी आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमने नेक्स्ट ले लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ये CH3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और चेक करेंगे कि कितने स्ट्रक्चर आपने जो बनाए हैं वो उनमें जो रिलेशन बनाया है वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। चलिए एक और इसको मैं लेता हूं यहां पर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, चलिए ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, डन कर लिया, ओके। चलिए चेक करते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है ये, क्या इन दोनों में 1 1 2 3 1 2 3 आप देखेंगे, मुझे लगता है आपने देखा होगा यहां पर इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ये, क्या पहले कंपाउंड में दोनों की डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपको अलग अलग नजर आ रही है? इस साइड में डबल बॉन्ड इस साइड में है, जबकि इस साइड में डबल बॉन्ड इस साइड में है। क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ है ना, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो ये दोनों आपका आंसर जो आया होगा, क्या आपका आंसर दोनों में, आपने दोनों में कंपेयर किया, चेक किया, क्या पोजीशन आइसोमर आंसर आया? कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया है बताइए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो जिनका जिनका पोजीशन आइसोमर आंसर आया है गलत आया है। क्या आंसर आया? गलत हो गया। भाई यही तो देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आप अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, जब तक टीचर आपको सही से नहीं पढ़ाएगा, मजा नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी नहीं आएगी। इसलिए सही से पढ़ो और बिल्कुल सही से देखो। हुआ क्या कि आपको देखने में भले ही लग रहा हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, बट एक्चुअल में मैंने बताया कि आपको पहले भी आना चाहिए भाई, ये नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड पास में होते हैं। तो यहां पर 1 2 3 आएगा, यानी 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे यहां पर भी देखेंगे 1 2 1 2 3 1 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड वैसा के वैसी पोजीशन पे है, चेंज नहीं हुआ है। देखने में आपको भले ही लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में वो चेंज नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों में कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होगी। These compounds are identical। क्या हो जाएंगे? ये आइडेंटिकल हो जाएंगे बेटा, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर नहीं है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को, जो भी जिसको ये क्लास 10th में आइसोमरिज्म में प्रॉब्लम आती है, उनको प्लीज शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लगा आपको पढ़कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बीच में है, 2 3 के बीच में, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है। अब मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया होगा और ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग आ रही है। कार्बन एटम 4 हैं, सेम है। ये जो पोजीशन है 2 3 के बीच में, यहां पर पोजीशन 1 2 के बीच में, पोजीशन चेंज हो रही है मल्टीपल बॉन्ड की, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। तो 1 2 3 यहां पर OH की पोजीशन क्या है? 1 नंबर। 1 2 3 4 5 यहां पर OH की पोजीशन क्या है? 1 नंबर। तो ये 1 नंबर क्या हुआ भाई? क्या आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर? तो पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, क्योंकि OH जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन तो फर्स्ट आ रही है। ओके ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, तो फिर चलो कुछ और होंगे, देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 5। यहां पर कितने हैं? 1 2 3। क्या कार्बन एटम को देखकर लग रहा है कि कार्बन चेन बदल रही है? अगर कार्बन चेन बदलेगी तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। क्या हो जाता है बेटा? अगर कार्बन चेन बदल जाती तो कौन सा आइसोमर हो जाता है? चेन आइसोमर। भाई बहुत ध्यान से पढ़े, कौन सा आइसोमर हो जाएगा? और जो चेन आइसोमर सोच रहे हैं उनका भी आंसर गलत है,
उनका भी आंसर गलत है। क्लियर हो रहा होगा क्यों गलत है बेटा? क्योंकि आपको पता है दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें कार्बन एटम 3 है, इसमें कार्बन एटम 5 है, 3 और 5 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग आएगा। इसमें एटम्स अलग है, इसमें एटम्स अलग है। जबकि आइसोमर्स के लिए पहला रूल क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये दोनों चेन आइसोमर नहीं भाई, ये गलती मत कर देना कि सर पोजीशन सेम थी फंक्शनल पे, इसलिए हमने चेन को कम छोटा बड़ा देखा, कम ज्यादा देखा और टिक कर दिया सर चेन आइसोमर्स में। गलत हो जाएगा, ये कोई भी आइसोमर्स नहीं है क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। एकदम क्लियरिटी आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 यहां पर हमारे पास Br है 2 नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पर Cl 2 नंबर पे है, मतलब फंक्शनल की पोजीशन तो सेम है। अगर पोजीशन सेम है तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि सॉरी यहां पर जो है वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है क्योंकि पोजीशन सेम है। सेकंड नंबर चेन 3 कार्बन 3 चेन भी नहीं है, तो फिर कौन से होंगे? क्या यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं? ये BrCl है फंक्शनल ग्रुप। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है तो मैं बताऊंगा यहाँ पर कोई भी आइसोमरिज्म नहीं है, कोई भी आइसोमरिज्म नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा इसका अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। इसमें हमारे पास देखेंगे तो आएगा C3H7Br, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C3H7Cl। और कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोई आइसोमरिज्म नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। लास्ट देखते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4। ठीक है, एक साइड चेन लगी है, टोटल कार्बन एटम हमारे पास अलग है। क्या हम ये बता सकते हैं? एक और यहाँ पर सॉरी एग्जांपल है 1 2 3 4। तो मैं इसको ABC कर लेता हूं, ABC। क्या क्या आपने आंसर निकाले? जरा चेक करें। A और जो C है वो आइडेंटिकल हैं। भाई कुछ लोग गलती कर देंगे, कुछ लोग गलती क्या कर देंगे? देखो वो क्या करेंगे, वो इस कार्बन चेन को साइड चेन मान लेंगे। देखना गलती क्या करेंगे, और ये पेरेंट चेन बना लेंगे और कहेंगे सर ये 1 2 3 होगा, आपने गलती कर दी, आप ये साइड चेन भूल गए। भाई ये साइड चेन नहीं है। कोई भी कार्बन अगर टर्मिनल कार्बन पे, किनारे वाले कार्बन पे जुड़ा है तो वो साइड चेन के फॉर्म में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। वो पेरेंट चेन का ही पार्ट है भाई, वो पेरेंट चेन का ही पार्ट होगा। नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4 टोटल कार्बन एटम पेरेंट चेन में 4 आएंगे। आप सीधी सीधी जो स्ट्रेट चेन है उसको मत इंक्लूड करिए, उसको मत लीजिए, आपको नीचे भी जाना पड़ेगा। वो भी उस कार्बन चेन का हिस्सा है, कार्बन चेन का पार्ट है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये मत करिए भाई, इसको छोड़ दीजिए सर ये देखिए यहाँ पर इसकी पोजीशन फर्स्ट है और यहाँ पर इसकी पोजीशन सेकंड है, तो ये दोनों जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों आपस में बेटा चेन आइसोमर है क्योंकि इसमें टोटल कार्बन एटम 4 आएंगे, इसमें टोटल कार्बन एटम पेरेंट चेन में 3 आएंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट या एक साइड चेन आएगी जो सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ी होगी, इसलिए ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। और मैं इसको रिलेट करूं A और C को, तो ये आपस में आइडेंटिकल है क्योंकि इसके पास भी 4 कार्बन है और इसके पास भी 4 कार्बन है। A और B की बात करूं तो A और B में भी पोजीशन चेन आइसोमर्स हो जाएगा। पोजीशन तो होगी नहीं क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन नहीं है, इसमें एक साइड चेन है, लेकिन कार्बन चेन अगर पेरेंट चेन में बदलती है तो वो आपस में चेन आइसोमर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेन आइसोमर्स हो जाते हैं। बेटा क्लियर हो रही है ना? मजा आ रहा है सभी को? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कैसे पहचानते हैं आइसोमर्स? अगर आप इन क्वेश्चन को सही से देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, आइसोमर्स आसानी से पहचान पाएंगे और देख भी पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा है? थर्ड पार्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप वाली कौन सी आइसोमर बेटा? इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप जान लेते हैं। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, पढ़े होंगे आप लोग, कीटोन है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब तो आप लोगों ने, हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। ये सारे फंक्शनल ग्रुप तो आपने पढ़े होंगे। मल्टीपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड।
तो ये तो आपने पढ़े होंगे, दीज आर फंक्शनल ग्रुप। जब कभी ऐसा हो जाए फंक्शनल आइसोमरेज की बात करें तो देखो फंक्शनल आइसोमरेज में क्या होगा बेटा, अगर हम फंक्शनल आइसोमरेज की बात करें तो पहले वही लाइन कॉमन है क्या, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दोनों कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। उन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, वो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमरेज। तो व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ऑब्लिक बोल सकते हैं इज प्रेजेंट, देन these compounds are called functional isomers and the process is called functional isomerism। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमको फॉर्मूला दिया गया, जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था C2H6O। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, CH3 CH2OH, कहेंगे सर ये लो 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, आप चेक कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, सर मेरा कहां से गलत है, देखिए मेरा भी तो सही है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक मिनट का बिल्कुल सही है बेटा। आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये दोनों ही आपस में हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे बेटा फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट और हम एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ रहा है सभी को। इससे पहले लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल आइसोमर्स होते क्या हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आपको बताना है कि ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है। CH3 CH2OH, CH3 CH2 CHO, second is CH3 CH2 CHO, next is CH3 CO CH3। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आइसोमरिज्म का टॉपिक तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आपको पहले IPSC, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, कॉमन नेमिंग, ये सब आप बॉन्डिंग पहले से पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास है CH3 CH2 Cl CH3 CH3 CH2 CH2 CHO, नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 Cl। आप कॉपी लीजिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर मैच करिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट इज CH3 CHO CH3, नेक्स्ट CH3 CH2 COOH। चलिए देखते हैं कि इनमें पहला, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना है कौन से आइसोमरेज इसमें है। चेक करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 2 कार्बन ऑक्सीजन, यहां पर चेक करें 1 2 3, क्या यहां टोटल कार्बन एटम 3 है, 3 कार्बन है, यहां पर टोटल कार्बन एटम 2 है। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे? फिर से आंसर है नहीं। केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज होना ही आइसोमरिज्म नहीं हो जाता भाई, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, तो भले ही फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम बेटा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ भी 3 कार्बन है, मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के चांस है। तो H भी गिन लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6H है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन है, 6H है, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए है। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पता है तो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया
तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी बेटा? यहां पर हो जाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा? Cl। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा? एल्डिहाइड। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इसलिए यहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? दोनों में भाई अब देखिए यहां पर Cl लगा हुआ है, यहां पर CHO लगा है, दोनों में फंक्शनल, यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें कि ये आपका आंसर गलत है। गलत है बेटा, क्यों? क्योंकि यहां पर Cl लगा हुआ है, यहां पर CHO लगा है, फंक्शनल ग्रुप तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से बदल गया है। दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है तो ये क्या फंक्शनल आइसोमर या किसी टाइप के भी आइसोमर होंगे? आंसर है नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये भाई ध्यान रखना, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि पहली कंडीशन जरूर देखनी है आपको। यहां पर देखते हैं, क्या ये Cl है, क्या यहां पर Br है? अब तो आप क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों ही आपके आइसोमर नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाएगा। यहां पर Cl है, यहां पर Br है। भाई फंक्शनल आइसोमर मत कह देना मेरे भाई, फंक्शनल आइसोमर नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। यहां पर चेक करते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 2 ऑक्सीजन कार्बन सेम एटम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो आइसोमर है, और ये होता हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दोनों में फंक्शनल बदल रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या हो जाएंगे बेटा? ये दोनों हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है ना? तो आप जनरली आप देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है। मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल बेटा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और आइसोमरिज्म आपको क्लियर हुई होगी। आप आराम से देखिए, एग्जांपल्स को देखिए कैसे पहचानते हैं, उनको जरूर देखिए आइसोमरिज्म क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला ये है कि जो हमारे पास एल्केन है, 3 टाइप की आइसोमरिज्म क्लियर हो गई, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। पहचानना भी सिखा दिया कैसे पहचानते हैं। एल्केन में जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो सभी को पता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन में CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7 और H16। अगर बात करें तो CH4 को अगर हम बात कर लेते हैं, CH4 क्या कर सकते हैं? इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कोई आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। C2H6 की बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस तरीके से लिखा सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कन्फर्मर की बात नहीं कर रहे हैं। ये 11th 12th में आप देखेंगे तो इसके भी आपको आइसोमर देखने को मिलेंगे, बट अभी हम बात करें तो इसका कोई आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। इसकी बात कर लें तो 3 कार्बन चेन को आप कैसे भी मोड़ के नहीं लिख सकते हो। कुछ लोग भाई ऐसे कर देंगे, सर मैंने मोड़ दी चेन, मैं ऐसा कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन आप देखोगे इसमें 1 2 3 टोटल कार्बन एटम, इसमें भी 1 2 ही कार्बन है। सर ये देखिए साइड चेन नीचे लग गई, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बेटा, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि मैंने क्या कहा था, कभी भी साइड चेन टर्मिनल नहीं हो सकती है, कभी भी साइड चेन किनारे नहीं हो सकती है, अगर कोई भी फंक्शनल जब तक नहीं लगा है। किसी भी चेन को तोड़ के आप साइड टर्मिनल वाले कार्बन पर, किनारे वाले कार्बन पे नहीं लगा सकते हो। ये चेन आइसोमर नहीं है, इसमें भी कोई आइसोमरिज्म नहीं होगी। तो ये हमारे पास ये और ये 3 तो हमारे पास हो गए खत्म, कोई भी आइसोमरिज्म नहीं दिखाते। C4H10 को देखेंगे तो इसका बेटा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। हमारे पास 4th है C4H10, इसको लोग बना लेते हैं। बनाने का तरीका देख लो, CH3 पहले आप स्ट्रेट चेन बनाइए, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। फिर आप एक कार्बन चेन को तोड़कर बीच में लगाइए। कहां लगाएंगे? बीच में, ठीक है ना। टर्मिनल तो लगा ही नहीं सकते, आपको पता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, और एक हमारे पास कार्बन चेन साइड चेन के फॉर्म में हो गई है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे?
चेन आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही C4H10 है। क्या हो जाएंगे ये? चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले तो हमारे पास इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, एक हमारे पास ब्यूटेन, एक हमारे पास है आइसोब्यूटेन। ऐसे C5H12 को देखते हैं, यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा है? दूसरा हमने जो लिया, दूसरा जो हमने लिया है C5H12। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो देखो बनाने का तरीका, पहले आप स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो आपको सिखाया गया होगा। उसके बाद में आपको H जोड़ देना है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो इसके पास 3 H होंगे, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, 3 H यहां जोड़ देंगे। 2 बॉन्ड इसके पास लगे हो तो 2 वैलेंसी कम है तो 2 H यहां जोड़ देंगे, 2 H यहां जोड़ देंगे, 2 H यहां जोड़ देंगे और 3 H यहां जोड़ देंगे। भाई वो आसानी से या फास्ट वो बना पाएंगे ना जो पहले टॉपिक क्लियर करके आ चुके हैं। बॉन्डिंग आनी चाहिए, बॉन्डिंग आएगी तभी स्ट्रक्चर फास्ट ड्रॉ कर पाओगे। तो पहले बॉन्डिंग पढ़िए, उसके बाद स्ट्रक्चर को देखिए। तो ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम होंगे? 5। हम लोग 5 कर सकते हैं। इसको कैसे दूसरे तरीके से ड्रा कर सकते हैं? मैंने क्या बताया, इसको एक कार्बन को तोड़ देंगे और एक कार्बन को तोड़कर किनारे वाले कार्बन पर नहीं लगाएंगे, बीच में कहीं लगाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके पास 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन एटम कितने हमारे पास? 5। यहां पर टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4, ये हमारे पास टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 4। यहाँ पर पहले एक साइड चेन है तो यहाँ पर 4 है, यानी कि कार्बन चेन में कार्बन एटम बदल रहे हैं। तो ये दोनों आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर। इसका एक स्ट्रक्चर और हम बना सकते हैं कि चेन को और तोड़ लें। सर मैंने कहा बिल्कुल तोड़ सकते हैं बेटा। कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए चेन को हम लोग और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? आप इस चेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 1 2 3। टोटल कार्बन एटम हमारे पास पेरेंट्स आर्गन कितने हैं? 3। तो अभी 3 हो गए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। एक बच्चा बोला सर ये ठीक है, चेन 5 से 4 करेंगे, 4 से 3 करेंगे, चेन को तोड़ देंगे। एक बोला सर ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्या बेटा नहीं कर सकते हैं? कह रहा देखो चौथा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। मैंने कहा दिखाओ बेटा क्या बनाया है। मैंने कहा देखो सर मैं दोनों कार्बन को जोड़ के एक चेन बना दे रहा हूं ऐसे। ये बताइए मेरी सही है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल सही है। एक बच्चा बोला सर मैंने भी कुछ चमत्कार किया। मैंने कहा क्या किया भैया बताओ जरा। बोला कि ये देखिए सर मैंने एक बना दिया, आपने पता नहीं क्या गलती कर दी है, मैंने एक बना दिया है। आप इसको देखिए, ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बना नहीं है आपका। मैंने कहा देखे बेटा बिल्कुल नहीं बना, कहीं नहीं देखने मिला, बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों गलत है, ना तो ये आइसोमर होगा ना तो ये आइसोमर होगा। और देख रहे हैं मेरा भाई मैंने बनाया अलग है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, तो ये आइसोमर क्यों नहीं है? मैंने कहा देखो बेटा गौर से, 1 2 3 4 पेरेंट चेन वो होती है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। ये साइड चेन है भैया, ये साइड चेन नहीं है। और अगर आप इसको देखोगे तो 2 नंबर पे साइड चेन है, 2 नंबर पे साइड चेन है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये वाली भी 2 नंबर पे ही तो साइड चेन है। तो ये और ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, दिखने में अलग लग रहे होंगे, दिखने में अलग लग रहे होंगे तो, लेकिन ये बेटा आप सही से देखो नंबरिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये और ये सेम है। तो दिखने में अलग लग रहे हैं लेकिन दिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आइडेंटिकल है, ठीक है ना। इसकी पोजीशन क्या थी? 2 नंबर पे थी। इसको देख लेते हैं कि सर ये तो अलग है। तो 1 2 3 4, क्या इस मिथाइल की पोजीशन 2 ही कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर ही? तो ये भी आइडेंटिकल हो जाएगा इसके साथ। वो दिखने में आपको लग रहा होगा कि किसी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन नंबरिंग उस साइड से होती है जिस साइड से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। क्लियर हो रही बात सभी को? तो C5 इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? पहला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा 1, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा 2 और तीसरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा 3। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों में ही रिलेशन चेन आइसोमरिज्म का है, तीनों ही चेन आइसोमर्स है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास आया था C6H14। इसके जो टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे कितने बनेंगे? 5। ऐसे ही मैं बात करूं C7H16 की, इसके टोटल स्ट्रक्चर हमारे पास कितने बनेंगे? इसके स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे टोटल 9। उसके बाद बात करेंगे तो 17 बनेंगे, 35 बनेंगे, 75 बनेंगे, ऐसे बनते चले जाएंगे। बट अपने सिलेबस में जो बात हो रही है हम उसको डील करेंगे। C6H14 कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका क्या है? पहला हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहला हम लोग बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2
पहले सारे के सारे कार्बन क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं 6 कार्बन। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था तरीका फॉलो करेंगे तो बढ़िया लगेगा कि आप एक चेन को तोड़कर टर्मिनल को छोड़ के बीच में कहीं लगा दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने 5 की चेन ले ली और एक कार्बन चेन लगा ली, ठीक है ना। इसमें टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6। स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5। इसमें एक हमारे पास साइड चेन है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हमारे पास क्या बन सकता है, इस साइड चेन की हम लोग पोजीशन चेंज कर दें, CH3 CH2 यहां से उठा के 3 नंबर वाले कार्बन पे लगा दें, बीच वाले कार्बन पर, ठीक है ना। CH2 CH3 एक हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कुछ लोग कहेंगे सर अभी तक चेन घुमा नहीं रहता, आप क्यों घुमा दिए? बेटा अगर इसकी पोजीशन देखो तो टोटल कार्बन नंबर चेन में 5 में ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, 5 में किस नंबर पे लगा हुआ है, एक चेन लगी हुई है सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। इसमें 5 कार्बन है, एक चेन लगी हुई है किस नंबर पे लगी हुई है, 3 नंबर पे। तो आप देखो, आपको लगेगा देखकर कि ये अलग आ रहा है। इसमें 5 कार्बन एक चेन 3 नंबर पे, 5 कार्बन एक चेन 2 नंबर पे, इसमें 6 कार्बन कोई चेन नहीं। और आपको बता दें दीज नंबर आर कॉल्ड एजे नंबर। एजे मतलब होता है अजय सर का नंबर। अजय सर जानते हो ना, अरे मैं खुद की बात कर रहा हूँ यार, अजय सर का नंबर। किसके नंबर की बात हो रही है, अजय सर का नंबर भाई। ए मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कितने आए कार्बन, कितने आए कार्बन। और जे का मतलब होता है कितने जुड़े कार्बन, कितने जुड़े कार्बन। आए कार्बन 1 2 3 4 5 6। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए हैं, 6। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, 6। जुड़े कितने हैं, 0। पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कितने कार्बन आए बेटा, 5 कार्बन आए। जुड़े कितने, 1। चेन बोलते हैं बेटा, कितनी चेन जुड़ी, 1। किस नंबर पे जुड़ी, 2 नंबर पे। इसमें 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, 5। कितनी चेन जुड़ी है, यहां पर हम जुड़े कार्बन कर सकते हैं या जुड़ी चेन कर सकते हैं, ज्यादा रहेगा सही। एक चेन जुड़ी है, किस नंबर पे जुड़ी है, 3 नंबर पे जुड़ी। ट्रिक मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत आसान है। आप क्या करिए, एजे नंबर लगाइए, उससे पता चल जाएगा सेम है कि डिफरेंट है। कैसे, ए मतलब होता है कितने पेरेंट चेन में कार्बन आए, 6। कितने ब्रांचिंग लगी हुई है, एक भी नहीं, 0। कितने आए, 5। कितनी ब्रांचिंग है, 1। किस नंबर पे, ऊपर लिख दो भैया, 2 नंबर पे है। कितने आए, 5। कितने लगे हुए हैं, एक चेन लगी हुई है, किस नंबर पे लगी हुई है, 3 नंबर पे लगी, 3 लिख दिया। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा सेम बन रहा है कि अलग बन रहा है। सेम बन रहा है बेटा कि डिफरेंट बन रहा है, समझ में आ रही बात सभी को? ये सेम बन रहा है कि डिफरेंट बन रहा है, ये सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये दोनों हो गए। फोर्थ इज क्या बना सकते हैं कि हम चेन को और थोड़ा इधर लेके आए, CH3 CH2 की चेन को इधर से इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। CH2 CH3, एक और कार्बन है हमारे पास CH2 CH3। अब 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आए हैं, 5। कितनी चेन जुड़ी हुई है, एक चेन जुड़ी हुई है, किस नंबर पे जुड़ी हुई है, 4। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, गलत। यही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी बेटा, ये अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नंबरिंग गलत कर दी है। नंबरिंग क्या होती है, आईपीएससी पढ़े होंगे, नंबरिंग उस साइड से होती है जिस साइड से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पास में होता है। तो नंबरिंग इस साइड से होगी, तो इसके अकॉर्डिंग अब एजे नंबर 2 कितने कार्बन आए हैं, पेरेंट चेन में 5। बेटा कितने कार्बन या साइड चेन जुड़ी हुई है, 1। पेरेंट चेन 1 जुड़ी हुई है, किस नंबर पे जुड़ी हुई है सर, 2 नंबर पे जुड़ी है, अकॉर्डिंग टू रूल, आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या 5 and 2 हो चुका है, यस ऑफ कोर्स हो चुका है। तो ये जो एजे नंबर है, जो ये एजे नंबर है, इस नंबर की हेल्प से आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हम कहीं सेम तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को लगता नहीं सर अलग है, आप यहां देखिए इधर से आ रहा उधर से आ रहा तो अलग है। दिखने में कई बार आपको लगेगा अलग, लेकिन वो अलग नहीं होता है, वो अलग नहीं होता है, ठीक है ना। वो अलग नहीं होता बेटा, वो सेम हो जाता है, वो इससे पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। क्योंकि स्पेस कम है, मैं इधर का इरेज कर लेता हूं, इधर बना देता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं पहले। यहां तो सभी को क्लियर हो गया होगा, एजे नंबर वाली कहानी सभी को सुना रही है, ट्रिक क्या है, कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ स्ट्रक्चर, हम 5 कैसा बना सकते हैं। तो ये भैया गलत हो गया है, ये नहीं आएगा। 3 हो गए टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन चेन की बजाय 2 कार्बन चेन तोड़ेंगे, ठीक है ना।
इस बार हमने क्या किया, 2 को तोड़ लिया, तो 2 एक साथ लगा लिए, CH2 CH3। हो सकता है कुछ लोग ऐसे लगा दें CH3 CH2, दोनों कार्बन चेन को अलग अलग लगा दें, दोनों को एक साथ लगा दें, ठीक है, ऐसे लगा दें। हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से बना लें स्ट्रक्चर, CH3 CH2। देखिए ये सब आपके मन में आएगा जब आप सही से सीखेंगे कि सर हम ऐसा कर ले, सर वैसा कर ले। भाई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी का मतलब क्या है, जब हम सोचे कि ऐसा कर रहे हैं सर, यहां लगा दे वहां लगा दे, जब आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी ना कि हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, बना सही बना गलत बना, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो आप सीख पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी मन में आए, जो मन में आए वो बनाओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे, पकड़ पाओगे कौन सा आंसर सही कौन सा आंसर गलत है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला आइसोमर है कि नहीं। बिल्कुल देखेंगे 4 कार्बन है, 1-2 कार्बन की चेन लगी हुई है, ऐसा लगेगा ये अलग बन गया है, लेकिन ये अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 नहीं करेंगे, 4 और 5 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाती है, अगर आईपीएससी आप पढ़े होंगे। मैं पहले बोल रहा हूं कि आपको पीछे के टॉपिक क्लियर होने चाहिए। भाई टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 5। कितनी चेन लगी हुई है? 1। किस नंबर पे लगी हुई है? 3 नंबर पे। बिना एजे नंबर की हेल्प से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कितने टोटल कार्बन एटम आए हैं पेरेंट चेन में? 5। कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई है? 1। किस नंबर पे जुड़ी हुई है? 3 नंबर पे, इसलिए एजे नंबर इसका आया है 51 3। और ऐसा नंबर आप पहले देख चुके हो, ये रहा हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया आइडेंटिकल, ये आइसोमर नहीं होगा। दिखने में लग रहा है नो डाउट, लेकिन ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4। सर इधर से नंबरिंग क्यों की भैया? इधर से साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट पास में है, तभी तो इधर से नंबरिंग करेंगे ना। टोटल कितने पेरेंट चेन में कार्बन आए हैं? 4 सर। कितनी साइड चेन लगी हैं? 2 सर। किस नंबर पे लगी हैं? 2 2, एक साइड चेन ऊपर एक साइड चेन नीचे, 2 2 नंबर पे लगी हुई है, इसलिए इसका एजे नंबर क्या हो जाएगा? 422 422। ऐसा नंबर कहीं आया? पहला हमारे पास क्या आया था? 60, दूसरा आया था 51 2, तीसरा आया था 51 3, और ये नंबर अलग है, इसका मतलब ये चौथा हो जाएगा, ये 4th नंबर का आइसोमर हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, 4th में मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा? 2 हमारे पास ब्रांच चेन लगी हुई है, जरा एजे नंबर लगाओ, कितने हैं टोटल कार्बन एटम पेरेंट चेन में? 4। कितनी ब्रांच चेन लगी हैं? 2। किस किस कार्बन पर लगी हैं? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के कार्बन पर लगी हैं। क्या ऐसा एजे नंबर कहीं है? नहीं है, तो ये भी हमारे पास आइसोमर हो जाएगा। कौन सा आइसोमर हो जाएगा? 5th नंबर का आइसोमर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बना सकते हैं? सोचिए कि 2 इधर लगा दें तो वो आप देख सकते हैं वो एजे नंबर से सेम आ जाएगा। तो इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था इसके टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो आप इनको रट लीजिए, याद रखिए। 1 2 3 एल्केन में कोई आइसोमर नहीं होता है, 4 वाले के 2 होते हैं, 5 वाले के बेटा कितने होते हैं? 3, और 6 वाले के जो होते हैं वो होते हैं 5, 7 वाले के होते हैं 9। रट लो तो ज्यादा बेटर है। कितना आंसर? 2 3 5 और यहाँ पर आंसर है, ठीक है, अभी तक इतने ही है। लास्ट में अगर हम देखेंगे तो 9 आएगा। ये किससे बात हो रही है? C4 से स्टार्ट है, C4 C5 C6 C7 तक। इतना तो एग्जाम में आ सकता है, इतना तो एग्जाम में आ सकता है कि 4 5 6 7 कार्बन के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। क्लियर हो रही बात सभी को? तो ये हमने आइसोमरिज्म देखा कि किस भी कंपाउंड के कैसे आइसोमर बनते हैं, कितने आइसोमर। मैं आपको बता दूं क्लास 10th में ना आइसोमर बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम है। जब आप 11th 12th में आएंगे तो आप देखेंगे कि आइसोमर बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन मैं बात करूं तो लगभग जो मैं आइसोमर पढ़ाता हूं 11th 12th में, तो मिनिमम जो हमारे पास लगभग 20 से 22 डेज पूरा ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं इस आइसोमर। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा टॉपिक होगा। फिलहाल में आज मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल्स देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट पे काम करिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।